नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जेपीएससी जेट एग्ज़ाम 2026 के लिए यूनिट नंबर 7 से जो कि है भारत में राजनीतिक संस्थाएं यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और आपको पता होगा कि जेपीएससी के द्वारा इसका जो ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट है वह 29 मार्च जो है वो डिसाइडेड है। तो आप लोग के पास अब ज़्यादा समय तो वैसे नहीं है। जिनको लगता है कि प्रिपरेशन अभी भी कमी रह गई है, तो आप लोग झार शिक्षा का जो इनिशिएटिव है उसको आप लोग इस्तेमाल करके प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। झार शिक्षा के द्वारा आपको पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 के लिए कंप्लीट बुकलेट जो है अभी ऑफर प्राइस में मात्र आपको 399 पे आपको 20 बुकलेट्स मिलेंगे पेपर 2 के लिए। और अगर पेपर 1 का बुकलेट भी अगर आप लोग को चाहिए तो इसके लिए मात्र आपको 249 पे करना होगा। ये कंप्लीट पेपर 1 के लिए आपको बुकलेट मिल जाएगा, जो कि वन लाइनर के फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में वो पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू में। और अगर आप लोग टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी ये ऑफर प्राइस में मात्र आपको 149 पे अभी मिल रहा है। 20 टेस्ट जो है, 10 टेस्ट जो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा ऐप के अंदर ही, और 10 जो रहेगा वो ऑनलाइन फॉर्म में रहेगा। तो अगर जिनको भी लेना हो तो वो ले सकते हैं। इसका प्राइस जो है ना वो 11 मार्च के बाद इंक्रीज हो जाएगा। तो जिनको ज्वाइन करना हो टेस्ट में इनरोल हो सकते हैं। वहीं अगर कोर्स की अगर बात करें तो इसमें आपको 15,000 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर रहेगा, जिसमें आपको बुकलेट्स जो पॉलिटिकल साइंस का बुकलेट है ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो जाएगा। प्लस आपका 20 टेस्ट जो है वो इसी में इंक्लूड है, आपको अलग से टेस्ट लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जिनको भी लगता है कि प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत कमी रह गई है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशन को गति प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा संविधान सभा की स्थिति में किए गए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यानी हमें असत्य कथन की पहचान करना है। तो पहला है, इस अधिनियम ने संविधान सभा को एक पूर्ण संप्रभु निकाय बना दिया। ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा है, संविधान सभा को 2 अलग अलग कार्य सौंपे गए। पहला, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और देश के लिए सामान्य कानून बनाना। तो ये भी सही है। तीसरा है, जब भी सभा की बैठक विधायिका के रूप में होती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। ये गलत है। और चौथा है, मुस्लिम लीग के सदस्यों के अलग होने के बाद संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 299 रह गई। ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हमें असत्य कथन की पहचान करना था, वो क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। 1947 के अधिनियम ने संविधान सभा को भारत की पहली विधायिका यानी संसद बना दिया। जब यह संविधान सभा के रूप में बैठक करती थी तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। कब? जब संविधान सभा के रूप में बैठक होती थी। लेकिन जब यह विधायिका के रूप में कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। कौन करते थे? विधायिका के रूप में जब इसकी बैठक होती थी तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। याद रखना है कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों कार्यों यानी संविधान निर्माण और विधायी कार्य को एक साथ किया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार यानी कि चीफ ड्राफ्ट्समैन नियुक्त किया गया था? तो चीफ ड्राफ्ट्समैन जो है वो किसे नियुक्त किया गया था? तो एस.एन. मुखर्जी को चीफ ड्राफ्ट्समैन नियुक्त किया गया था। तो हम लोग व्याख्या देखते हैं। एस.एन. मुखर्जी को संविधान सभा में संविधान का मुख्य प्रारूपकार यानी कि चीफ ड्राफ्ट्समैन नियुक्त किया गया था। बी.एन. राव जो थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। एच.वी.आर.
अयंगर जो थे वो संविधान सभा के सचिव थे और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे वो भारतीय संविधान के सुलेखक यानी कि कैलीग्राफर थे। याद रखना कौन कौन, तो BN राव संवैधानिक सलाहकार, HVR अयंगर संविधान सभा के सचिव, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सुलेखक थे। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना की प्रकृति और शक्तियों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर सही कथन चुनिए। यानी हमें सही कथन जो है वो फाइंड करना है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। प्रस्तावना जो थी वो गैर न्याय संगत है, अर्थात इसके प्रावधानों को न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो थी वो गैर न्यायसंगत है। कोई भी व्यक्ति इसे लागू कराने के लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। साथ ही केशवानंद भारती मामले जो कि 1973 से संबंधित है में यह स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर कोई रोक लगाती है। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 हुआ था उसके द्वारा संशोधन किया गया है। कितना बार, तो सिर्फ और सिर्फ एक बार। अगला प्रश्न है, संविधान के मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश करने वाली स्वर्ण सिंह समिति 1976 की कौन सी प्रमुख सिफारिश तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी? तो कौन सी तत्कालीन सिफारिश जो थी वो कांग्रेस सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो बी और सी दोनों। यानी कि नागरिकों द्वारा करों का भुगतान भी एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए ये, और तीसरा था दूसरा मतलब कि कर्तव्यों का पालन न करने पर सजा या जुर्माना लगाने का अधिकार संसद को होना चाहिए। तो ये जो दोनों मौलिक कर्तव्य जो थे वह कांग्रेस सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी। चलिए इसको हम लोग व्याख्या देखते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था। कितना, तो 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा दिया गया था, जिनमें कर चुकाने का कर्तव्य और कर्तव्यों का पालन न करने पर आर्थिक व दंडात्मक सजा का प्रावधान भी शामिल था। हालांकि 42वें संशोधन 1976 ने 10 कर्तव्य जोड़े, लेकिन सरकार ने कर चुकाने और सजा देने वाली इन दोनों सिफारिशों को खारिज कर दिया था। याद रखना है कि वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। चलिए इसके हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रभाव को दर्शाता है? तो सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रभाव को दर्शाता है वह क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। यदि धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा में पारित नहीं होता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। क्या, यदि धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में पारित नहीं होता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। चलिए इसके लिए व्याख्या देखते हैं। प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति जो हैं वो संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं आर्टिकल 87 के अनुसार। इस पर दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। यदि यह प्रस्ताव लोकसभा में गिर जाती है तो यह सरकार की स्पष्ट हार यानी कि अविश्वास मानी जाती है और मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। याद रखना इसमें कि राष्ट्रपति का यह अभिभाषण ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है और इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा?
तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक मामले में यह फैसला दिया कि अध्यादेशों का बार बार पुनः प्रख्यापन संविधान के साथ धोखाधड़ी है? तो यह बताना है कि यह किस ऐतिहासिक मामले से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। कौन सा? तो सी, डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य 1987 से है। किससे? तो वीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य 1987 से है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। डीसी वाधवा मामले 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि बिहार सरकार ने राज्य विधानमंडल का सामना किए बिना 256 अध्यादेशों को बार बार जारी करके लागू रखा था। अदालत ने फैसला दिया कि विधायिका को दरकिनार करते हुए अध्यादेशों को बार बार जारी करना असंवैधानिक है और यह विधायिका की शक्ति को हड़पने के समान है। याद रखना है कि कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य 2017 मामले में 7 जजों की पीठ ने फिर से पुष्टि की कि अध्यादेशों का पुनः प्रख्यापन संविधान के साथ धोखाधड़ी है। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रक्रिया में किस प्रकार के विधेयक को पेश करने के लिए 7 दिन के पूर्व नोटिस की आवश्यकता होती है और इसे तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित सदस्य की होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, को इसको सार्वजनिक विधेयक। चलिए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। वह विधेयक जो किसी ऐसे संसद द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्री नहीं है, उसे निजी सदस्य विधेयक कहा जाता है, चाहे वह सत्ताधारी दल का हो या विपक्ष का। इसे पेश करने के लिए सदन को 1 महीने यानी 30 दिन का नोटिस देना आवश्यक होता है, जबकि सार्वजनिक या सरकारी विधेयक के लिए 7 दिन का नोटिस देना चाहिए। इसमें याद रखना है कि निजी विधेयक पर सदन में केवल शुक्रवार को चर्चा की जाती है। भारत के संसदीय इतिहास में अब तक केवल 14 यानी कि 40 निजी सदस्य विधेयक पारित हुए हैं और अंतिम बार यह 1970 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, संसदीय समितियों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है और इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो कार्य मंत्रणा समिति का पदेन अध्यक्ष जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और इसमें 15 सदस्य होते हैं। कितने? तो 15 सदस्य होते हैं। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। कार्य मंत्रणा समिति बिजनेस एडवाइजरी कमेटी सदन के कार्यक्रम और समय सारणी को नियंत्रित करती है। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं और अध्यक्ष ही इसका पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। याद रखना है कि राज्यसभा की अपनी एक अलग कार्य मंत्रणा समिति होती है जिसमें राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति सहित 11 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों दैट मीन्स एडहॉक जजेस की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 127 में किया गया है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो एडहॉक जजेस की नियुक्ति का जो प्रावधान है यह फ्रांस देश के संविधान से प्रेरित है और यह किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति की सलाह पर। चलिए इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय का सत्र आयोजित करने या जारी रखने के लिए जब स्थायी न्यायाधीशों के कोरम की कमी होती है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश यानी कि एडहॉक जजेस के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श आवश्यक है। यह प्रक्रिया जो है फ्रांसीसी न्याय प्रणाली से ली है। किस देश से? यह फ्रांसीसी न्याय से ली गई है, न्याय प्रणाली से यानी कि फ्रांस से ली गई है। इसमें याद रखना है कि तदर्थ न्यायाधीश केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किए जा सकते हैं, उच्च न्यायालयों में नहीं। उच्च न्यायालयों में क्या होता है कि अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत परमादेश रिट के बारे में कौन सा कथन सही है? यानी कि परमादेश रिट के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो यह एक सार्वजनिक अधिकारी या निकाय को उसका वह कानूनी या सार्वजनिक कर्तव्य निभाने का आदेश देता है जिसे उसने करने से इनकार कर दिया है। इनका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। चलिए इसकी लोग व्याख्या देखते हैं। परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। क्या होता है? तो हम आदेश देते हैं। यह न्यायालय द्वारा एक सार्वजनिक अधिकारी, निगम, अधीनस्थ न्यायालय को उनके आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। किसके लिए? तो आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। याद रखना है कि परमादेश रिट जो है वो निम्नलिखित के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है। पहला उसमें से है निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ। दूसरा है जब कर्तव्य अनिवार्य न होकर विवेकाधीन हो। तीसरा है भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के खिलाफ। इन्हें अनुच्छेद 261 के तहत छूट प्राप्त है। और चौथा है न्यायिक क्षमता में कार्य कर रहे मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ परमादेश रिट जो है वह जारी नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य कार्यपालिका के संदर्भ में भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत किस मामले में राज्य के राज्यपाल को अपनी विवेकाधीन शक्ति यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर का प्रयोग करने का स्पष्ट अधिकार है? बताना है कि भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत किस मामले में राज्य के राज्यपाल को अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने का स्पष्ट अधिकार है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि खनिज अन्वेषण से प्राप्त रॉयल्टी की राशि को राज्य सरकार या स्वायत्त जनजातीय जिला परिषदों के बीच बांटने के मामले में। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो कि 6ठी अनुसूची वाले राज्य। कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यपालों के पास यह संवैधानिक विवेकाधीन शक्ति है कि वे खनिजों की खोज के लिए लाइसेंस से प्राप्त रॉयल्टी के उस हिस्से का निर्धारण करें जो राज्य सरकार द्वारा स्वायत्त जिला परिषदों यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को दे है। याद रखना है कि यह निर्णय राज्यपाल, मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना अपने व्यक्तिगत विवेक से लेता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद दैट मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल की संरचना के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार इसकी अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की संरचना के संबंध में बताना है कि इसकी अधिकतम और न्यूनतम संख्या जो है वो कितनी निर्धारित की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। यानी अधिकतम जो होगा वो विधानसभा की
कुल संख्या का 1/3 होगा और न्यूनतम 40 होगा। कितना? तो अधिकतम जो होगा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 और न्यूनतम 40 होगा। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 यानी कि 1/3 से अधिक नहीं होगी और किसी भी स्थिति में 40 सदस्यों से कम नहीं होगी। याद रखना है कि संसद कानून बनाकर न्यूनतम संख्या के नियमों में अपवाद कर सकती है। जैसे पहले जम्मू कश्मीर विधान परिषद में 36 सदस्य थे, जो अब समाप्त हो चुकी है, और अभी वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। इन 6 राज्यों में क्या है? तो विधान परिषद अभी एग्जिस्ट करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371D असम्मित संघवाद का उदाहरण किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है और यह विशेष रूप से किस व्यवस्था के लिए जाना जाता है? तो अनुच्छेद 371D जो है वो किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है? तो देन राइट आंसर हो जाएगा सी। किसका? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संबंध में सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा के समान अवसर और राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन के लिए यह जाना जाता है। इसकी लोग व्याख्या देखते हैं। 32वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा अनुच्छेद 371D जोड़ा गया था। यह राष्ट्रपति को आंध्र प्रदेश और अब तेलंगाना के विभिन्न हिस्सों के लोगों के लिए सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा के मामलों में समान अवसर प्रदान करने का अधिकार देता है। इसी अनुच्छेद के तहत नागरिक सेवाओं से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। इसमें याद रखना है कि अनुच्छेद 371 से 371J तक 12 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371E आंध्र प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 371E जो है वो आंध्र प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों में अंतर राज्य जल विवादों यानी कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी अदालत यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सहित को ऐसे विवादों का पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से रोक सकती है? ये बताना है कि केंद्र राज्य संबंधों में अंतर राज्य जल विवादों को सुलझाने के लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि किसी भी अदालत को ऐसे विवादों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से रोकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 का बी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 262 यानी कि 262 के तहत। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 262(1) संसद को अंतर राज्य नदी घाटियों के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों के न्याय निर्णयन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 262 यह स्पष्ट प्रावधान है कि संसद कानून द्वारा यह घोषित कर सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय ऐसे किसी भी विवाद के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगा। याद रखना है कि इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने
अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया है, जिसके तहत कावेरी, कृष्णा, गोदावरी आदि के लिए न्यायाधिकरण बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन और अन्य चुनाव आयुक्तों यानी इलेक्शन कमीशंस की नियुक्ति के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 के तहत गठित चयन समिति में कौन शामिल है? यानी कि चयनित समिति में कौन कौन जो है वह शामिल है बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसमें प्रधानमंत्री हैं शामिल, दूसरे विपक्ष के नेता यानी कि लोकसभा के विपक्ष के नेता, और तीसरे हैं प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। इनकी टोटल 3 सदस्य जो हैं इसमें सम्मिलित हैं। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। 2023 के नए अधिनियम के अनुसार चीफ इलेक्शन कमीशंस और इलेक्शन कमीशंस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। इस नए कानून ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले यानी कि अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ 2023 को बदल दिया, जिसमें अदालत ने चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI को शामिल करने का निर्देश दिया था, जब तक कि संसद कानून न बना ले। अगला प्रश्न है, चुनाव प्रक्रिया के दौरान मौन अवधि यानी कि साइलेंस पीरियड या चुनाव प्रचार के समापन के संबंध में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की किस धारा के तहत मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले सार्वजनिक बैठकों, प्रचार और टेलीविजन या रेडियो विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया जाता है? तो प्रतिबंध लगाया जाता है किस धारा के तहत? तो याद रखना है यह धारा कितना है, यह धारा 126 है। कितना? तो 126 है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 126 यानी 126 में यह प्रावधान है कि किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक बैठक को बुलाएगा, आयोजित करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा, या सिनेमेटोग्राफी, टेलीविजन या अन्य समान उपकरणों के माध्यम से जनता के समक्ष किसी भी चुनाव मामले को प्रदर्शित नहीं करेगा। याद रखना है कि इस 48 घंटे की मौन अवधि का उद्देश्य मतदाताओं को बिना किसी बाहरी दबाव या शोरगुल के शांतिपूर्वक विचार करने और निर्णय लेने का समय देना है। अगला प्रश्न है, संविधान के 73वें संशोधन पंचायती राज के अंतर्गत अनुच्छेद 243F में पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो न्यूनतम आयु जो है वो कितना है? तो 21 वर्ष है। कितना? तो 21 वर्ष है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 243F के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने के लिए अन्य तरह से योग्य है, पंचायत का चुनाव या पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य है। कितना? जब वो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। याद रखना है कि यह राज्य विधानसभा MLA या लोकसभा MP का चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु जो है वह 25 वर्ष है, उससे कम नहीं होनी चाहिए।
वोट देना यानी मतदाता बनने की आयु जो है वह 18 वर्ष है। अगला प्रश्न है 74वें संविधान संशोधन के तहत महानगर योजना समिति यानी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी अनुच्छेद 243 के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही है। तो हमें राइट स्टेटमेंट की पहचान करना है। इसका राइट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। इसके कम से कम 2/3 सदस्य जो हैं वो महानगर क्षेत्र की नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से चुने जाने चाहिए। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 243 के तहत महानगर क्षेत्र यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया जो कि 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है के लिए एक विकास योजना तैयार करने के लिए महानगर योजना समिति का गठन किया जाता है। इस समिति के कम से कम 2/3 सदस्य नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और महानगर क्षेत्र में पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से चुने जाते हैं। याद रखना है कि जिला योजना समिति यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन आर्टिकल 243 में निर्वाचित सदस्यों का यह अनुपात 4/5 यानी कि 80% होता है, जबकि महानगर योजना समिति में यह 2/3 यानी कि 66 होल 2/3% होता है। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की सार्वजनिक निगमों यानी कि पब्लिक कॉरपोरेशंस के ऑडिट के संबंध में क्या भूमिका है। तो हमें इसकी भूमिका की पहचान करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। यानी कि सीएजी का एलआईसी, आरबीआई, एसबीआई या एफसीआई जैसे कुछ वैधानिक निगमों के ऑडिट में कोई संबंध नहीं है। इनका ऑडिट जो है वो पूरी तरह से निजी पेशेवर ऑडिटर्स द्वारा किया जाता है। जिसकी हमको व्याख्या देखते हैं। सार्वजनिक निगमों के ऑडिट के संबंध में सीएजी की भूमिका जो है वो अलग अलग होती है। पहला है पूर्ण और प्रत्यक्ष ऑडिट, जिसमें से दामोदर घाटी निगम, ओएनजीसी, एयर इंडिया आदि सीएजी द्वारा किया जाता है। दूसरा है पूरक ऑडिट यानी कि सप्लीमेंट्री ऑडिट, केंद्रीय भंडारण निगम निजी ऑडिट द्वारा किया जाता है, जो सीएजी की सलाह पर नियुक्त होते हैं और सीएजी में सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकते हैं। तीसरा है पूरी तरह से बाहर यानी कि एलआईसी, आरबीआई, एसबीआई, भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई का ऑडिट पूरी तरह से निजी पेशेवर चार्टर्ड अकाउंट्स द्वारा किया जाता है और इसमें सीएजी की कोई भूमिका नहीं होती है। अगला प्रश्न है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किस प्रकार किया जाता है और इसकी प्रकृति क्या है। इसका गठन जो है वह संबंधित राज्य की विधानसभाओं के अनुरोध पर इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया जाता है, इसलिए एक सांविधिक निकाय है। चलिए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। यूपीएससी यानी कि संघ के लिए और एसपीएससी राज्यों के लिए सीधे संविधान के आर्टिकल 315 द्वारा बनाए गए संवैधानिक निकाय हैं, लेकिन 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग संबंधित राज्यों के अनुरोध पर संसद द्वारा कानून बनाकर स्थापित किया जा सकता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जेएसपीएससी संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि एक वैधानिक या सांविधिक यानी कि स्टैट्यूटरी निकाय है। याद रखना है इसमें कि जेएसपीएससी के अध्यक्ष
और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा नहीं। 1996 में 1966 में पंजाब और हरियाणा के लिए एक JSPSC बनाया गया था। कब? तो 1966 में। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन के सदस्यों की योग्यता यानी क्वालिफिकेशंस और उनके चयन का तरीका निर्धारित करने का अधिकार किसे है? यानी कि वित्त आयोग के सदस्यों की जो योग्यता है और उनके चयन का जो तरीका है उसे निर्धारित करने का अधिकार जो है वह किसके पास है? तो वह भारत की संसद के पास है। किसके पास है? तो भारत की संसद को यह अधिकार है कि उसके योग्यता और चयन का जो तरीका है वह निर्धारित करें। इसकी लोग व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 280 यानी 280(2) स्पष्ट रूप से संसद को यह अधिकार देता है कि वह कानून द्वारा उन योग्यताओं को निर्धारित करे जो वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक होंगी और जिस तरीके से उनका चयन किया जाएगा। याद रखना है कि इस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद ने वित्त आयोग यानी कि विविध प्रावधान अधिनियम 1951 पारित किया, जो निर्धारित करता है कि आयोग में एक अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी और 4 अन्य सदस्य जैसे हाईकोर्ट के जज बनने के योग्य अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ आदि होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST के लिए क्रमशः नोडल मंत्रालय कौन से हैं? तो नोडल मंत्रालय जो हैं वो NCSC और NCST के लिए कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि NCSC के लिए सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय और NCST के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है वह नोडल एजेंसी। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इन आयोगों की प्रशासनिक देखरेख और रिपोर्टिंग के लिए नोडल मंत्रालय जो हैं वह अलग अलग हैं। NCSC जो कि अनुच्छेद 338 के तहत अपना समन्वय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ करता है, जबकि NCST अनुच्छेद 338A का नोडल मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। याद रखना है कि NCBC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नोडल मंत्रालय भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में निम्नलिखित में से कौन जो है वो सम्मिलित नहीं होते हैं? बताना है कि NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है उसमें 6 सदस्य समिति की सिफारिश की जाती है, तो उसमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए 6 संवैधानिक या 6 वैधानिक समिति में न्यायपालिका का कोई सदस्य जिसमें CJI या अन्य कोई जज सम्मिलित नहीं होता या शामिल नहीं होता है। समिति में कौन कौन शामिल होते हैं? तो पहले प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष के रूप में, दूसरे लोकसभा अध्यक्ष, तीसरे राज्यसभा के उपसभापति यानी सभापति यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं, कौन होते हैं? तो राज्यसभा के उप सभापति, और दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता जो होते हैं इसमें सम्मिलित होते हैं, और
छठे जो होते हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री। इसमें याद रखना है कि NHRC में किसी कार्यरत न्यायाधीश, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस की नियुक्ति करनी हो तो राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है, लेकिन CJI चयन समिति का हिस्सा नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने यह प्रावधान किया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 91 यानी कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया। इसकी व्याख्या देखते हैं। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 75 1A जो कि केंद्र के लिए और अनुच्छेद 164 1A राज्यों के लिए जोड़ा गया। इसने जंबो मंत्रिमंडलों पर रोक लगाने के लिए मंत्रिपरिषद के आकार को निचले सदन यानी कि लोकसभा या राज्य विधानसभा की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया। याद रखना है कि राज्यों के लिए यह भी प्रावधान किया गया कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। छोटे राज्यों के लिए कितनी? तो मिनिमम तो आपके 12 होने ही चाहिए। अगला प्रश्न है, 1993 में स्थापित बोहरा समिति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस ज्वलंत राजनीतिक समस्या का अध्ययन करना था? तो इसका किस चीज का अध्ययन करना था? इसका आंसर हो जाएगा राजनेताओं, नौकरशाहों और अपराधियों के बीच साठगांठ। इन राजनीतिक ज्वलंत समस्याओं का अध्ययन करना था। तो लोग व्याख्या देखते हैं। तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव SN बोहरा की अध्यक्षता में जुलाई 1993 में बोहरा समिति का गठन किया गया। कब? तो जुलाई 1993 में बोहरा समिति का गठन किया गया। इसका मुख्य कार्य राजनीति के अपराधीकरण और भारत में माफिया नेटवर्क, अपराधियों, राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों यानी नौकरशाहों के बीच बढ़ते गठजोड़ यानी नेक्सस का अध्ययन करना था। किसका? तो बोहरा समिति का। याद रखना है कि समिति की रिपोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत में समानांतर सरकारें यानी कि पैरेलल गवर्नमेंट चलाने वाले आपराधिक गिरोहों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी यानी कि स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आर्टिकल 350B का प्रावधान मूल संविधान में नहीं था। इसे किस संविधान द्वारा जोड़ा गया? बताना है कि स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो अनुच्छेद 350B के तहत जोड़ा गया, जो कि मूल संविधान में नहीं था, तो किस संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 7वां संविधान संशोधन। कब? तो 1956 के तहत जोड़ा गया। चलिए इसको हम व्याख्या देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953-55 की सिफारिशों के आधार पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संविधान के भाग 17 में एक नया अनुच्छेद 350B जोड़ा गया। यह राष्ट्रपति को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्ति का अधिकार देता है, जिसका कार्य भाषाई अल्पसंख्यकों को दिए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना है। याद रखना है कि यह प्रावधान केवल भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए है
धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नहीं। इस अधिकारी का मुख्यालय जो है वह प्रयागराज इलाहाबाद में है। कहाँ? तो प्रयागराज इलाहाबाद में है। अगला प्रश्न है, संसद में बजट पारित होने की प्रक्रिया के दौरान लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट जो कि अनुच्छेद 116 से संबंधित है का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वोट ऑन अकाउंट का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है बजट पर लंबी चर्चा होने तक सरकार को नए वित्तीय वर्ष के शुरुआती कुछ महीनों के खर्चे के लिए अग्रिम अनुदान प्रदान करना, इसी को बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। इसकी लोग व्याख्या देखते हैं। जब तक पूरा बजट यानी कि विनियोग विधेयक संसद से पारित नहीं हो जाता तब तक सरकार संचित निधि से कोई पैसा नहीं निकाल सकती। चूंकि बजट पारित होने में अप्रैल या मई तक समय लग सकता है और नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है, इसलिए अनुच्छेद 116 के तहत लोकसभा लेखानुदान यानी कि वोट ऑन अकाउंट पारित करती है। यह सरकार को समयतः 2 महीने के खर्च के लिए कुल बजट का अनुमान का 1/6 हिस्सा जो है अग्रिम रूप से निकालने की अनुमति देता है। याद रखना है कि जब से सरकार ने बजट पेश करने की तारीख 28 फरवरी से बदलकर 1 फरवरी 2017 में जो किया गया था, तब से बजट सामान्यतः 31 मार्च से पहले पारित हो जाता है, जिससे लेखानुदान की आवश्यकता बहुत कम हो गई है। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में छद्म विधान का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ कोलोरेबल लेजिस्लेशन क्या स्थापित करता है? तो छद्म विधान का सिद्धांत जो है वह क्या स्थापित करता है? तो स्थापित करता है कि जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। तो व्याख्या देखते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ कोलोरेबल लेजिस्लेशन इस कानूनी सिद्धांत पर आधारित है कि व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट ऑल्सो बी डन इनडायरेक्टली, यानी कि जो चीज प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता है। यदि संविधान किसी विधायिका यानी संसद या राज्य विधानसभा को किसी विशेष विषय पर कानून बनाने से रोकता है तो विधायिका रंग बदलकर इन कलरेबल मैनर या छद्म रूप से उस विषय पर अप्रत्यक्ष रूप से कानून नहीं बना सकती। याद रखना है कि यह सिद्धांत विधायिका की शक्ति यानी कि कॉम्पिटेंस ऑफ लेजिस्लेचर का परीक्षण करता है, न कि कानून की भावना का। कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य मामला इस सिद्धांत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कौन सा? तो कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 15(5) के तहत जो राज्य को निजी गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों जिनमें अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी और एसटी/एससी के प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार देता है। यह संशोधन यह जो संशोधन है वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो बताना है कि यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसका आंसर हो जाएगा 93rd संविधान संशोधन 2005 के द्वारा यह जोड़ा गया था। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। 93rd यानी कि 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 ने संविधान के अनुच्छेद 15(5) को शामिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने इनामदार केस 2005 के फैसले को पलटने के लिए संशोधन लाया गया था, जिसने निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थानों में राज्य द्वारा थोपे गए आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया था। अनुच्छेद 15(5) राज्य को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों यानी कि अनुच्छेद 31 के तहत
को छोड़कर उच्च शिक्षा में निजी संस्थानों, चाहे वह राज्य से सहायता प्राप्त हो या नहीं, में आरक्षण नीतियां लागू करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद संशोधन जो है 103वां संविधान संशोधन 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि EWS के आरक्षणों के लिए अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़ता है। कब? तो आपका 103 संविधान संशोधन 2019 के तहत। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों, जो कि अनुच्छेद 72 से संबंधित है, के अंतर्गत लघुकरण का क्या अर्थ है? तो लघुकरण का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सजा के रूप को बदलकर उसे किसी हल्की रूप में प्रतिस्थापित करना। चलिए इसको हम लोग व्याख्या देखते हैं। क्षमादान शक्तियों की शब्दावली को हम लोग समझते हैं। इसमें से पहला है आपका लघुकरण यानी कि कम्यूटेशन, एक कठोर सजा को हल्की सजा में बदलना, जैसे मृत्यु दंड को कठोर आजीवन कारावास में या कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना। दूसरा है परिहार यानी कि रिमिशन, सजा की प्रकृति बदले बिना अवधि कम करना, जैसे 2 साल के कठोर कारावास को 1 साल के कठोर कारावास में कम करना। और तीसरा है विराम, विशेष तथ्यों यानी गर्भावस्था आदि के कारण कम सजा देना। और चौथा है प्रविलंबन, सजा के निष्पादन पर अस्थायी रोक, विशेषकर मृत्यु दंड पर। याद रखना है कि क्षमा यानी कि पार्डन का अर्थ जो है वो सजा और दोष सिद्धि दोनों को पूरी तरह से मिटा देना, मानो उसने कभी अपराध किया ही न हो। दोस्तों, आप लोग के लिए झार शिक्षा के द्वारा 2 स्पेशल बुकलेट तैयार किया गया है, पेपर 1 के लिए और पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए। अभी आपको स्पेशल ऑफर पर ये मिल रहा है। पेपर 1 जो अभी आपको जिसका प्राइस 540 है वो 249 पे मिल रहा है, और पेपर 2 जिसमें से आपको 20 बुकलेट्स मिलेंगे जिसका प्राइस जो है 1300 है, लेकिन अभी आपको मात्र 399 पे मिल रहा है। तो जिनको भी लेना हो आप हमारे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 82 71 11 36 45। इस नंबर पर आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये PDF के फॉर्मेट में आपको व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर आपको अवेलेबल हो जाएगी, या मेल पर भी आपको ये मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, या जिस भी स्टडी ग्रुप से आप लोग जुड़े हुए हैं उस पर इसको जरूर शेयर कीजिए। और जो लोग भी चैनल से नए जुड़ते हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल से जरूर ही मदद मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।